नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। लखनऊ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के आ रहा हूं वाले विज्ञापन पर भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि सपा के विज्ञापन में जो आ रहा हूं लिखा है, इसका मतलब अपहरण, गुंडागर्दी, अराजकता है। उधर राज्य की सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस बार बाकायदा सोची समझी और सधी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में कदम बढ़ा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों के लिए राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है और सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जहां बीजेपी ने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों की झड़ी लगा रखी है, तो वहीं सपा और कांग्रेस भी पीछे नहीं हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के आ रहा हूं वाले विज्ञापन पर तंज कसते हुए कहा कि जिस दिन यह विज्ञापन लगाया गया, उसी दिन औरैया में सपा नेता ने 8 लोगों का अपहरण करके वसूली करना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, क्या विज्ञापन का मतलब यही है? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूँ का मतलब अपहरण, गुंडागर्दी, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ये नहीं हो पाएगा, प्रदेश अब बदल चुका है। सीएम ने कहा कि 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया। माँ, बेटी और बहन की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दस्ते का गठन किया गया। प्रदेश के लिए नई नई स्कीम्स लॉन्च की गई। 2012 में सपा की सरकार बनी थी तो उनका पहला काम राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकियों पर मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई शुरू करना था। दूसरा काम कोसी कला का दंगा हुआ। इसके बाद तो अंतहीन सिलसिला ही शुरू हो गया। हर तीसरे दिन एक दंगा होने लगा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में जब हमें प्रदेश की व्यवस्था मिली थी तो हमें एक जर्जर प्रदेश मिला था, लेकिन फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ता गया। इन सुविधाओं को पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, रे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। प्रदेश अब बदल चुका है। उधर राज्य की सत्ता में वापसी के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बाकायदा सोची समझी और सधी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में कदम बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सूबे में जिस दिन कुछ बड़ा सियासी कदम उठाने की कवायद करते हैं, उसी दिन अखिलेश यादव भी कोई न कोई बड़ा राजनीतिक धमाल कर अपनी उपस्थिति को बनाए रखते हैं। इस तरह अखिलेश लगातार बीजेपी या दूसरी विपक्षी पार्टियों को मीडिया का पूरा स्पेस नहीं लेने दे रहे हैं और खुद को सुर्खियों में बनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिद्धार्थनगर से यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी और वाराणसी से प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी कई अन्य विकास योजनाओं का उपहार देकर पूर्वांचल के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद करते नजर आए। तो उसी समय अखिलेश यादव ने लखनऊ के पूर्वांचल की जनता को बड़ा संदेश दिया। बीएसपी से निष्कासित रामचल, राजभर और लालजी वर्मा के साथ अखिलेश ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें सपा की सदस्यता दिलाई, जबकि पहले ये तीनों नेता 7 नवंबर को अंबेडकर नगर में होने वाली रैली में शामिल होने वाले थे। दोनों ही नेता पूर्वांचल के इलाके से आते हैं और ओबीसी समुदाय से हैं। इसीलिए अखिलेश ने उन्हें सपा में एंट्री के लिए उस दिन को चुना जिस दिन पीएम मोदी पूर्वांचल को साधने के लिए बड़ी सौगात देने के लिए उतरे। सपा ने ये पहली बार नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी ने जिस दिन बड़ा सियासी दांव चला था, उसी दिन अखिलेश यादव भी
तुरुप का पत्ता चलते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले सप्ताह 20 अक्टूबर को कुशीनगर में जिस समय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर पूर्वांचल के साथ साथ यूपी में चुनाव अभियान का आगाज कर रहे थे, उसी दिन और उसी समय अखिलेश यादव ने भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ बैठक कर गठबंधन पर मुहर लगा दी। इसका सियासी फायदा ये हुआ कि पीएम मोदी की सौगात के साथ साथ अखिलेश राजभर की दोस्ती भी सियासी चर्चा में बन गई। इससे पहले पीएम मोदी ने 5 अगस्त को यूपी में अन्नोत्सव मनाया था। गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए लाभार्थियों के साथ संवाद किया, तो उसी दिन अखिलेश यादव ने लखनऊ से साइकिल रैली का आगाज किया था। बीजेपी के नए केंद्रीय मंत्रियों ने सूबे में जिस दिन से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी, उसी दिन अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी महान दल के केशव देव मौर्य और जनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान की यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की सियासत में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया, जिसे कांग्रेस देश की राजनीति में ऐतिहासिक कदम बता रही थी। कांग्रेस के इस दांव पर उस समय झटका लगा जब पार्टी के दिग्गज नेता और जाट चेहरा पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पूर्व विधायक पंकज मलिक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के इन दोनों ही नेताओं के सपा में शामिल होने की संभावना है। वैसे ही इनकी कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं पहले से ही चली आ रही थी, पर पार्टी से अलविदा कहने का दिन उन्होंने ऐसे दिन को चुना जो प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण था। माना जा रहा है कि ये भी सपा की रणनीति का हिस्सा है, ताकि खबर की सुर्खियों में कांग्रेस और प्रियंका गांधी ही अकेले न रहें, बल्कि सपा भी चर्चा के केंद्र में रहे। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहना और जनता के बीच लोकप्रिय होना दो अलग अलग बातें हैं। आखिर जनता को कौन सा नेता और उसकी पार्टी पसंद आती है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जनता को कौन सी पार्टी पसंद आती है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश का सियासी पारा तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। लखनऊ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने सपा के आ रहा हूं वाले विज्ञापन पर कमेंट भी किया है। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान का पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी की। हमारे साथ सृष्टि कश्यप जी जुड़ गई हैं, जो कि हमारे साथ स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी की, और मनोज यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक पर्सन है सपा के यूपी के। सबसे आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा मनोज यादव जी आपसे ये, इस डिबेट की शुरुआत सर आपके साथ कर लेते हैं। मैं आ रहा हूं, इसका क्या मतलब है? क्योंकि इसके सियासी मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर तंज कसा है। सबसे पहले तो इसका मतलब बताइए, क्या है इस विज्ञापन का मतलब, मैं आ रहा हूं? देखिए, इस बात को निहायत समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से मैं आ रहा हूं के बाद तमाम सारी बातों को प्रस्तुत किया और कहा, वो उनके मन का, उनके जहन का एक अर्थ था। अगर इस बात का था कि घबरा चुके हैं आप, विगत 15 दिन से मुख्यमंत्री जी की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको आप एक बार रीड करिए, कितना फ्रस्ट्रेशन में भाषण देते हैं। अरे अगर आपने डबल इंजन की बुलेट ट्रेन के साथ बेहतरीन काम किया है तो निश्चित तौर पे आपको तो प्रफुल्लित होना चाहिए। आप उनका चेहरा रीड करिए, परेशान है, बहुत ज्यादा विचलित है। मैं आ रहा हूँ से इसके संबंध में मैं जरूर बताऊंगा। मैं आ रहा हूँ का मतलब है कि हम फिर भले सिंगल इंजन की सरकार है, लेकिन हम मेट्रो को लखनऊ में पुनः आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बहुत जल्दी काम करेंगे। हम फिर उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट करेंगे, फिर बेरोजगारों के बारे में सोचेंगे क्या किया जाए उनके लिए। हम फिर लैपटॉप बांटने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को, जो अपने अभी अभी इंटर पास किए हैं, उनके लिए कुछ सोचेंगे। मैं आ रहा हूँ तो मतलब मैं आ रहा हूँ तो गांव के मेरे जो भाई बहन है वो परेशान ना हो। हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, गरीब को, किसान को, मजदूर को, मध्यम वर्ग के लोगों को, जिनके लिए सरकार ने रास्ते में कांटे बो रखे। मैं आ रहा हूँ का मतलब है महिलाओं को हम पेंशन देंगे, तो बुजुर्ग हैं, गरीब है महिलाएं, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। मैं आ रहा हूँ का मतलब उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से और बेड की कमी से लोगों की मौतें हुई हैं। इसका मतलब मैं आ रहा हूँ तो मैं
उत्तर प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड जितनी भी बेहतर सेवाएं हैं वो हम करेंगे। मैं आ रहा हूँ तो एक मतलब ये भी एक लाइन और कह लूँ, मैं अगर मैं बात करूँ सीतापुर की विधानसभा का, आज मैं न्यूज चैनल में देख रहा था जहाँ पे खैराबाद विधानसभा सीतापुर में वहाँ मेडिकल ट्रामा सेंटर बना पड़ा है, सरकार ने नहीं चालू करा। कन्याओं का डिग्री कॉलेज बना खड़ा है समाजवादी सरकार से, इन्होंने नहीं शुरू किया। तो मैं आ रहा हूँ, मैं इन सारी सुविधाओं को शुरू करूंगा। योगी आदित्यनाथ की जो परिभाषा में ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। मैं आ रहा हूं का मतलब मनोज यादव जी ने बहुत कुछ बता दिया। कंचन द्विवेदी जी, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागर्दी, अराजकता से है? क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगता है कि मैं आ रहा हूं और का मतलब इन तमाम चीजों से है, यानी कि वो आ रही हैं तो इस तरह से जो खराब चीजें हैं वो होने वाली है, भ्रष्टाचार होने वाला है, अराजकता होने वाली है, अपहरण होने वाला है, लूटपाट होने वाली है, गुंडागर्दी होने वाली है? कंचन जी, ये लगता ही है आदरणीय योगी जी हो, आदरणीय मोदी, इनके लगने की बात अलग है। और दूसरी बात, जनता को क्या लगता है, तो जनता को देख चुकी है जब उनका शासन था, जब उनका राज्य था, तो किस प्रकार से जनता को प्रॉब्लम थी, किस प्रकार से यूपी के लोगों को प्रॉब्लम थी और किन चीजों की कमी थी, आवाज की दिक्कत थी, समाज की दिक्कत थी, महिलाओं के विकास की दिक्कत थी, पूरे भविष्य की दिक्कत थी, सब गति देख रहे थे और वहाँ पे चलना मुहाल था, वहाँ की था, तो दिक्कतें थी ना, तो ये जनता देख रही है। यहाँ पर भी तो ऐसा नहीं है कि उनके कहने से ही जनता को पता चलेगा, देख चुके हैं, प्रमाणित है, इसलिए कहना अलग बात है और ऊपर देखना अलग बात है। और अगर ये सब आ रहे हैं और अगर हमारे अखिलेश भी आ रहे हैं तो अच्छी बात है कि फिर आपका राज भी आ रहा है, लोगों की आवाज की दिक्कत भी आ रही है, महिलाओं की सुरक्षा की दिक्कत भी आ रही है और सब प्रकार से हमारे प्रदेश में दिक्कत आने वाली है, ये अखिलेश जी का कहना है। ठीक बात, ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं। सृष्टि कश्यप जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, सरकार दम भर रही है कि उसने पिछले 4.5-5 सालों में बेहतर काम किया है और उन काम के बिहाफ पर हम वापस सत्ता में लौटेंगे। मौजूदा सरकार जो भी रहती है वो ये दावा करती है कि उसने बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन योगी सरकार भी इसी दम के साथ आगे बढ़ रही है, जनता के बीच जा रही है। प्रियंका गांधी भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर, क्या बंजर जमीन पर खेती कर पाएगी कांग्रेस? नेहा जी, बिल्कुल कर पाएगी और जमीन बंजर नहीं है। योगी सरकार ने जितने भी दावे किए हैं वो सरासर झूठ है। अगर वो दावे कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो आप कृपया करके उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट उठा के देखिए। उत्तर प्रदेश महिला सुरक्षा में सबसे निचले पायदान पे है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य में सबसे निचले पायदान पे है, शिक्षा के स्तर पे सबसे निचले पायदान पे है, बेरोजगारी में सबसे ऊपर है, गुंडागर्दी में सबसे ऊपर है, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर है। तो आखिरकार किस चीज में, किस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है? क्या हमारी पैनलिस्ट हमें बताने का कष्ट करेंगी? क्या इस देश की जनता को बताने का कष्ट करेंगी कि योगी सरकार ने अच्छा काम किया तो कहाँ किया और किसके लिए किया? क्योंकि आम इंसान तो त्रस्त है आज इस सरकार से। आम इंसान, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, हर मोर्चे पे ये सरकार विफल रही है। हर मोर्चे पर ये सरकार कंचन जी विफल रही है, फिर आप कहते हैं कि आपने पिछले 5 साल में बहुत बेहतर काम किया है। नेहा जी, जहाँ पे योगी जी की कैबिनेट की भी बात है, आज योगी जी के जितने भी मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते, क्योंकि हम सब न्यूज में देखते हैं उनकी किस तरीके से स्वागत किया जाता है उनके जनपद के लोगों के द्वारा। कपड़ा फाड़ के सड़कों पर लिटा के मारे गए हैं इनके मंत्री, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया इस प्रदेश के लोगों के लिए। ठीक है, कंचन जी जवाब दीजिए इसका। कह रहे हैं कि जहाँ पे काम हुआ है तो अगर देखना है तो थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमारे यूपी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शौचालयों की थी। आप शायद उनसे नहीं आई है, लेकिन मैं एक किसान की बेटी हूँ। किसान के लिए कितना सारा कार्य हुआ है हमारे योगी जी ने, कितने सारे। किसान तो मैडम सड़कों पे है, किसान तो सड़कों पे है, किसानों के लिए आपने काम किया, किसान सड़कों पे है, किसान लगातार मर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उन पे गाड़ियां चला दी जाती है। कोई राजनीति के तहत प्रक्रियाएं हो रही है तो कहाँ काम नहीं हो रहा है। बेटी ही हूँ और मुझे
लगता है कि किन किन योजनाओं पर हमारी योगी सरकार नहीं, आप किसान की बेटी हैं, तो बाकी जो लोग हैं वो किसान परिवार से ताल्लुक नहीं रखते क्या? देखिए, राजन टिकैत जी की बात करें तो वो एक राजनीतिक काम कर रहे हैं और उनको कोई अपनी राजनीति, बाकी हमारी सरकार उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। राजनीति के तहत काम कर रहे हैं किसान। मनोज यादव जी, आप लोग बेकार ही हल्ला काटते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं और बता देते हैं कि जी 9 बजे हम घर से बाहर निकलेंगे और हमें अरेस्ट कर लीजिए। नहीं, ये सरकार के अंदर खौफ है इस बात का कि अगर हम किसी किसान के परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो हमें पूरी तरीके से हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। कोई विपक्ष का नेता जाने की कोशिश करता है तो कई जिलों की पुलिस रास्ते में लगा दी जाती है। ये बातें लोकतंत्र में मुझे नहीं लगता है कि कहीं से सुशोभित होती है या बेहतर महसूस कराती है। आपको डर किस बात का है? आप बॉर्डर को पार करके हम आने वाले लोग हैं नहीं कि हम अफगानिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए हैं या नेपाल बॉर्डर से अंदर एंट्री कर रहे हैं। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। जितना अधिकार आपको सत्ता में बैठने का, उतना ही अधिकार हमें विपक्ष में आवाज उठाने का हमारे संविधान ने दिया है। लेकिन डर है और ये बौखलाहट बता रही है कि नरेंद्र मोदी लगातार पूर्वांचल के दौरे कर रहे हैं। अरे मैं अत्रम हूँ, 5 राज्यों में चुनाव है, आपका उत्तराखंड में भी है, पंजाब में है, मोदी जी को चिंता नहीं। मनोज यादव जी, डर लग रहा है क्या? प्रधानमंत्री अगर दौरे कर रहे हैं, डर लग रहा है क्या? सपा को डर लग रहा है क्या? मनोज यादव जी, देखिए, ये पूरी तरीके से डर गए हैं क्योंकि जनता नहीं, आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। ये आप लोगों को तो डर नहीं है कि पूर्वांचल हाथ से खिसक जाएगा या फिर वो 2012 वाले नतीजे नहीं आएंगे, या फिर अगर पूर्वांचल निकल गया तो उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं मिलेगी, उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं मिली तो आप लोगों को बड़ा नुकसान होगा। डर है क्या? देखिए, राजनीति नफा नुकसान के लिए नहीं होती, राजनीति मुद्दों पे होती है और जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे एजेंडे हैं, जो जनता के लिए हमने ड्रीम्स देखे हैं उनको पूरा करने के लिए। तो डर किस बात का? इस बात का हमें डर नहीं है, हम तो पाने जा रहे हैं। डर उनको है जो खोने जा रहे हैं। डबल इंजन की बुलेट ट्रेन वाली सरकार की स्पीड बैलगाड़ी से भी स्लो है। गड्ढा मुक्त हुआ नहीं उत्तर प्रदेश, गड्ढा युक्त हो गया और उससे जो पैसा आया तो पता नहीं किसकी जेब में चला गया, ये बता नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हालात है मौजूदा, महंगाई की जो मार है, बेरोजगार जो परेशान है, किसान जिस तरह खाद के लिए आप देखिए जैसे कोई जन सैलाब उमड़ा हो। यानी कि आप सबको रैली में आने की अनिवार्य है, आपकी रैली में उपस्थित। नहीं, किसान तो ये भी कह रहे हैं ना कि आज तो कांग्रेस हमारे पक्ष में खड़ी हुई है, हमारे साथ खड़ी हुई है, लेकिन क्या कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए हमारा भला सोचा क्या? 75 सालों से क्या कर दिया कांग्रेस ने? सरकार तो सबसे ज्यादा आपकी रही। सरकार तो सबसे ज्यादा हमारी रही। आज भी जो भाजपा की सरकार, जो नेता बीमार होते हैं वो एम्स में, कांग्रेस के ही खोले हुए एम्स में जाके भर्ती होते हैं। किसानों के लिए क्या किया मैडम? किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए कांग्रेस ने काम किया। आज तक क्यों इतने बड़े लेवल पे धरना क्यों नहीं हुआ आज तक कांग्रेस के लिए? क्यों नहीं हुआ? किसान तो पहले भी दबा कुचला था, आज भी दबा कुचला है। क्यों 700 क्या यूपीए की सरकार का जब रिजीम चल रहा था, क्या उस टाइम किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पे धरना दिया था? इससे पहले कभी धरने नहीं हुए क्या? इससे पहले कभी धरने नहीं हुए क्या? 700 नहीं, इससे पहले कभी धरने नहीं हुए क्या सृष्टि जी? 700 किसानों की शहादत हुई यूपीए के रिजीम में एक धरने को लेकर। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि इससे पहले कभी धरना नहीं हुआ, तो क्या इससे पहले कभी धरना नहीं हुआ क्या? किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने न्याय स्कीम लाई। किसानों के लिए उन्होंने ऋण माफी की स्कीम लेके है, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह पे बहुत सारी स्कीम सभी सरकारों में आती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उसका फायदा कितना मिला है। जो मनोज यादव जी ने बात की उस पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ कंचन जी से। मैं लौटूंगी आपके पास सृष्टि जी, मैं आऊंगी आपके पास, फिर मौका दूंगी आपको। कंचन जी, सवाल इस बात को लेकर है, सवाल ये है कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, देश में महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन क्या देश को इससे फर्क पड़ रहा है? हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या देश की सरकार को इससे फर्क पड़ रहा है? बेरोजगारी है, क्या देश की सरकार को इससे फर्क पड़ रहा है? अर्थव्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, क्या देश की सरकार को इससे फर्क पड़ रहा है? या सिर्फ फर्क पड़ रहा है पूर्वांचल को जीतना है, इसमें लगातार दौरे किए जा रहे हैं? हमारी पार्टी को केवल पूर्वांचल को जीतना नहीं है, उनको हर एक व्यक्ति के हृदय को जीतना है। और अगर हृदय जीत लिया तो लोकतंत्र बनना ही बनना है। लोकतंत्र का मतलब ही है मैडम, जीतने तो हृदय ही जाते हैं, लेकिन फिर खाली हाथ लौट के वापस आना पड़ता है।
ये तो हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा कि 200 प्लस सीटें जीतने का आप दावा कर रहे थे, वहां पे किस तरह से कोरोना फैला, कितनी दिक्कतें वहां पर हुई, वो सभी ने देखा है। मैम, कोरोना की बात है तो ऐसा नहीं है, कोरोना तो विश्व की समस्या है ना, और कोरोना में यूपी में किस प्रकार से नहीं, मेरा सवाल सीधा सा ये है, कितने सारे विषय है देश में, फिर इतने दौरे, इतने उद्घाटन, इतने जो तमाम चीजें हो रही है, इससे क्या उत्तर प्रदेश को फतेह मिल पाएगी? एक बार फिर से योगी सरकार सत्ता पर काबिज हो पाएगी क्या, या पिछले 4.5 सालों का हिसाब मांगेगी जनता? अगर प्रजा के बीच में दया मिल जाएगा तो समस्याओं का पता कैसे चलेगा? इसलिए प्रजा के बीच में जाने के लिए दौरे करने पड़ेंगे, प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए उनके बीच जाना ही पड़ेगा। इसलिए दौरे तो हमेशा से होते हैं, ऐसा नहीं है कि आज भी दौरे हो रहे हैं या हमारे आदरणीय योगी जी, हमारे मोदी जी आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, वो तो हमेशा से ही जब से यहाँ पर आए हैं तब तो शासन में आए हैं, तब से केवल दौरे ही रहे हैं, तब से केवल जनता से ही रहे हैं, और यहाँ इस शक्ति के लोगों से वो मिले हुए हैं, ऐसा नहीं कि आज दौरे हो रहे हैं। जी मनोज यादव जी, ऐसा थोड़ी है कि आज दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अक्सर जाते रहते हैं, ऐसा कहना है कंचन त्रिवेदी जी का। फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि पूर्वांचल में अपनी छाप छोड़ने के लिए वहां पर लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार उद्घाटन कर रहे हैं, लगातार रिबन काटे जा रहे हैं? देखिए, पश्चिम में अगर बीजेपी के लीडर्स जाते हैं, चाहे वो उनके सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो या उत्तर प्रदेश के मंत्री हो, सबके साथ वहां की जनता ने कैसे उनका विरोध किया है, ये बातें किसी से नहीं है कि छुपी हुई नहीं है। एक ऑप्शन था कि हम चले पूर्वांचल की ओर, क्योंकि पूर्वांचल में मोदी जी भी वहां से रिप्रेजेंट करते हैं, योगी जी भी गोरखपुर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो शायद कुछ हल्का सा एक मिल जाए, बूम और बूम चला के पूरे प्रदेश में चलाने की कोशिश करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो बनारस की अभी रैली थी, प्रधानमंत्री जी ने एक लेटर जारी किया था, तो वो वायरल हो गया। वहां के डॉक्टर्स थे और डॉक्टर्स के जरिए जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और आशा बहनें थी, इन सबको मीटिंग में बुलाया गया। दुर्भाग्यपूर्ण, सोचिए कि रैली में आदमी नहीं आने वाला, तो मोदी जी इन सबको और डीएम के माध्यम से कह के उनको सबको बुलाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप रैली में आइए। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा बूम पाने के लिए और अपनी 2022 की उस युद्ध के लिए हल्का सा कहीं कुछ माइलेज मिल जाए, इन सारी चीजों को ही योगी आदित्यनाथ और मोदी जी रणनीति इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि इसमें एक समस्या ये आ गई, समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। मजबूती से मेरा अभिप्राय है कि कोई गठबंधन, और गठबंधन इस तरह का जिस पैटर्न पे बीजेपी ने अपने आप को इतना बड़ा बहुमत दिया था, वो सारा पक्ष जो बैकवर्ड का एक बड़ा वोट बैंक है, तो बीजेपी को 2014, 2017, 2019 में बड़ी आशा के साथ पहुंचा। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, उनका वोट तो ले लिया, उन्हीं के वोट से उनके अधिकारों को खत्म करना शुरू कर दिया। वो किसान हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, पिछड़ा हो, ब्राह्मण हो, अगड़ा हो, सबको उन्हीं के तमाम सारे उन चीजों से उनको अधिकारों को समाप्त किया, उनका हक छीनना शुरू किया। तो ये जनता जान चुकी है, किसान भी जान चुका है। आप उनको 2000 रुपए देके उनका कितना नुकसान करो, एक हाथ से देते हो, और जो 10 हाथ हैं, 10 हाथ से मेरा मतलब समझिएगा, रावण के 10 सिर थे, उसके 20 हाथ थे। रावण जैसे हाथों से ये सरकार जनता से उनका पैसा, मेहनत और गाड़ी कमाई का पैसा छीन रही है। ये बात जनता को पूरी तरीके से मालूम हो गई, इसलिए इसको तो बेचैनी है, हम पे आरोप लगाए जाएंगे। खैर, हमें इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि बीजेपी हमको क्या कहती, लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि आप एक पाटीदार, जो आपका आईपीएस था, आप किसका रिश्तेदार था गुजरात का, ये भी अब टीवी पे बताना पड़ेगा बीजेपी के लोगों को। आज तक वो आईपीएस नहीं मिला, और यहाँ हमारे व्यापारी त्रिपाठी जी की हत्या करके चला जाता है, और तड़ीपार वो से पता नहीं कहाँ गायब है। कंचन जी, गृह मंत्री जवाब दीजिए। गृह मंत्री का क्या लगता है, ये बात भी बीजेपी के लोगों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन चीजें होती जा रही है। राम और रावण की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये तो हमारी लोकतंत्र व्यवस्था बताएगी कौन रावण है और कौन राम है। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, जनता डिसाइड करती आ रही है, और अग्रिम चुनाव में भी वो डिसाइड करेगी। आपके डिसाइड करने से नहीं होता। और रावण कौन था, ये 2017 से पहले जनता को मालूम था कि रावण कौन था। इस प्रकार से हमने आकर के सड़कों पे लोगों को छेड़ रहे थे, लड़कियों को छेड़ रहे थे, महिलाओं को छेड़ रहे थे, किस प्रकार से लोगों की दशा थी, किस प्रकार से सारे राज्य चल रहे थे, और किस प्रकार से राज कंट्रोल हो रहा था आपके हाथों से, माफिया को बचाया जा रहा था, आतंक का छाया हो रहा था। ये सब रावण कौन है और राम कौन है, ये जनता को पता है। लोकतंत्र को लेकर तो यूपी की जनता को पता
है, जमीनी स्तर पर पता है कि राम कौन है और रावण के हाथ की बात। राम और रावण कौन है ये जनता को पता है। और इस बात का जिक्र बीजेपी पहले भी करती आई है कि हमारे राज्य में तो जी कोई दंगा नहीं हुआ, हमारे राज्य में तो बहुत शांति से जो व्यवस्था है वो चलती रही। जब सपा की सरकार थी तो यहाँ दंगे ही दंगे होते रहते थे। मनोज यादव जी, देखिए नेहा जी, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा। बीजेपी की प्रवक्ता है, आदरणीय है, मेरे लिए सम्मानित महिला है। मैं अपनी बहन मान के इनको एक बात कहता हूँ कि मेरी सिस्टर, अगर भरे आम सरे आम आपका दुपट्टा कोई खींच ले 50 लोगों की भीड़ में, तो आपका कैसा एहसास होगा? आपको क्या महसूस होगा कि आपके साथ क्या हो गया? आप सोचिए, आप उस सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीवी पे जहाँ पे महिलाओं के कपड़े खींचे जाते हैं, उनको नग्न करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? बीजेपी के गुंडों के द्वारा। आपकी सरकार में महिलाओं की बात कर रही है, कार्रवाई नहीं की, आपने उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा, और आप हमारी बहन के साथ रेप हो जाता है, आप उसको मिट्टी के डाल के जला देते हो। आप नाम की हमारी बेटी के साथ क्या करते हो? आपको पता नहीं है क्या इस बात? मनोज यादव जी, मुझे दुख होता है महिलाओं के, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ, उनकी असमियत के साथ जिस तरह खेला गया, तो आपकी पार्टी का स्टैंड मजबूत नहीं रहा। मनोज यादव जी, वो याद है लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, याद है क्या कुछ? इस पर मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। दीजिए सर, मुझे आपका जवाब चाहिए। लिविंग रिलेशन को लेके, सर उसमें आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। उसमें ये कहा गया था क्या? मुलायम सिंह यादव ने कहा था क्या? मैं एक बात कहता हूँ, मेरी बात को इतने से ही आप नेहा जी समझ लीजिए। लड़के हैं तो गलती हो जाती है। वो बात एक मुद्दे पे, एक केस को लेके थी जिसमें लिविंग रिलेशन में साथ रहने वालों ने उन लड़कों को फंसा दिया। इस बात को लेके थी। मैं चिन्मयानंद स्वामी का जिक्र करूं, क्या कराते हुए वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता है। कुलदीप सेंगर की बात करूं, क्या करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। सर उस बात का जिक्र करिए ना, जो जिस बात पे सवाल मैंने पूछा है मनोज यादव जी। किस तरह का दुर्व्यवहार किया ये सबको पता है। मैं उन वीडियो का जिक्र करिए ना, आजम खान का जिक्र सर, करिए ना आजम खान का जिक्र, जब वो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, करिए ना उनका जिक्र सर। करेंगे, बिल्कुल जिक्र करेंगे। वो किसी अभद्र टिप्पणी नहीं है, वो एक सोच है कि अगर आप हमारी पार्टी में हैं और आप इस तरह की मानसिकता के साथ हैं तो निश्चित तौर पे वो छल है, धोखा है। और जो लोग राजनीति महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करेंगे क्या? वो जो खादी करेंगे क्या? बीजेपी की खाकी पहनते हैं, जो आरएसएस का बन के रखते हैं, कुछ कहना चाह रही है हमें सख्त नफरत है, वो हमारे दल का हो या किसी और राम और रावण का यहाँ पे सृष्टि जी जिक्र हुआ है, उससे मुझे एक बात और याद आती है। आजकल राम नाम के सहारे भले ही बीजेपी अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन प्रियंका गांधी भी इसमें कमी नहीं छोड़ रही है। प्रियंका गांधी भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कहीं ना कहीं एजेंडा लेके आगे बढ़ रही है। क्या इससे नैया पार लगेगी कांग्रेस की? मैं आपके उस बात का ऑब्जेक्ट करूंगी कि प्रियंका गांधी भी सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही है, बिकॉज उन्होंने चुनाव में अभी तक जितनी भी बातें कही हैं, जो भी मुद्दे उठाए हैं, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो उसको आप सॉफ्ट हिंदुत्व बिल्कुल नहीं कह सकते। और पहली बात, किसी की आस्था वो एक चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, वरना हम तो आज केजरीवाल की भी बात कर सकते हैं, हम ये तो कांग्रेस को सबसे पहले सीखना चाहिए। नहीं, हम तो सीएम की भी बात कर सकते हैं ना। किस तरीके से जब चुनावी मुद्दों पे प्रियंका गांधी लड़ रही है तो वो वहां पे ट्वीट कर रहे हैं बौखला के कि राम मंदिर नहीं भूलना चाहिए, राम भक्तों को नहीं भूलना चाहिए, दोबारा से लोगों को दंगों की याद दिला के भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम राजनीति को थोड़े अलग दौर में ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे प्रगतिशील बात हो, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की विकास की बात हो, वही और वहाँ पे लोगों की, जनता की असल मुद्दों के ऊपर बात हो। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ रिलीजन और कास्ट को लेके बीच में आएंगे, जातिवादी को लेके बीच में आएंगे, तो इस प्रदेश का जो 32 साल के कार्यकाल में जो बदहाली हुई है वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी, वरना हम इसी में उलझे रह जाएंगे। वक्त है बदलाव का, वक्त है उत्तर प्रदेश की प्रगति का, वक्त है उत्तर प्रदेश की बेहतरी का, जिसके लिए प्रियंका गांधी जी जमीन पे जुड़ के आम जनमानस से मिलके काम कर रही है उनके लिए। किस तरीके का राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में और किसके लिए चल रहा है? ये राम के देश में सिर्फ और सिर्फ रावण काम कर रहे हैं। एक ढोंगी कैबिनेट बना के यहाँ पे काम किया जा रहा है। किसके लिए काम हो रहा है मैं बताऊं? अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, यहाँ पे बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, यहाँ पे घोटाले किए जा रहे हैं। और बात करते हैं ये राम राज्य की, राम के नाम पे वोट मांगेंगे, जब ये जनता से ये प्रॉमिस करके सत्ता में आए थे कि हम विकास करेंगे। किसका विकास कर रहे हैं ये आज पूरा देश देख रहा है।
दो ही लोगों का विकास हो रहा है आज पूरे देश में। कुशीनगर का एयरपोर्ट इन्होंने उद्घाटन कर दिया। क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए भी सिटी डेवलप करनी पड़ती है? जिस सिटी का कॉन्ट्रैक्ट अब अंबानी वहाँ सिटी बसाएंगे बैठ के, एयरपोर्ट अडानी चलाएंगे, सिटीज अंबानी बसाएंगे। आम आदमी यहाँ पेट्रोल प्राइस, फ्यूल प्राइसेस, फ्लाइट फ्यूल प्राइसेस से भी ज्यादा देगा। कंचन जी, लगातार आरोप लगते हैं कि अडानी अंबानी को फायदा देने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से की जाती है। अब सवाल इस बात को लेकर है, कुशीनगर में अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप हुआ है, इसमें भी क्या अडानी अंबानी का फायदा है क्या? देखिए, अगर लगातार कोई मुझसे सवाल है जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आखिर जब कोई एयरपोर्ट बना है तो वो जनता के लिए बना है, तो उसको आप प्राइवेट हाथों में क्यों लेना चाहते हैं? सरकार ने बनवाया, पैसा किया, इन्वेस्ट किया, और आप उनको जब बेनिफिट की बात आई, जो जनता के लिए वो लाभान्वित हो सकती है, जनता उससे, आम आदमी उसकी पहुंच में आ सकता है, तो आप उनको क्यों दे रहे हो? ये बात जनता पूछ रही। बट एक चीज मैं कहता हूँ, योगी जी हमें गुंडा कह ले, योगी जी हमें जो मर्जी वो शब्द से नवाज ले, हम इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन वी आर नॉट अ फेलियर ऑफ इंडिया, वी आर नॉट अ फेलियर ऑफ लॉर्ड राम, वी आर नॉट अ फेलियर ऑफ आवर रिलीजन। हम विक्रेता नहीं है। हम इस देश की, हम इस प्रदेश की मिट्टी को हिफाजत करने वाले, सीमाओं को सुरक्षित करने वाले लोग। हमारे खून में व्यापार नहीं है। वी आर नॉट, आप जो व्यापार जो मोदी जी ने कहा था ना कि हमारे खून में व्यापार, हम वो नहीं है। हम इस देश की मिट्टी में से जुड़े हुए लोग हैं। किसानी करते हैं, दूध का कारोबार करते हैं, राजनीति करते हैं, तो इस देश की जनता से हम किसी एक व्यक्ति के लिए राजनीति करने यहाँ नहीं है। हमारी विचारधारा समरसता की है, एक दूसरे को एक लाइन में खड़े कर, जो पीछे रह गए उनको आगे लाने की, और हमने किया, और वो इस तरह किया आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। आपने राशन देके आप समाजवाद की बात करते हैं, हमने आप लोगों को राशन दे दिया। राशन देना, अरे ये मूलभूत उसका अधिकार है। तमाम पिछली सरकारों ने अन्न गारंटी योजना लेके आए, उन्होंने कहा कि कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। डिबेट इस बात पे होनी चाहिए। डिबेट ये अचीवमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है, ठीक है। कंचन जी जवाब दीजिए जल्दी से, इसका, इन सवालों का जवाब दीजिए। मैं सुन नहीं पाया जी। नहीं, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या इन जो काम हो रही हैं, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर बनाया गया है, उसका फायदा भी क्या सीधे सीधे अडानी अंबानी को मिलेगा? कि जो सिटी डेवलप होगी उसका ठेका अडानी अंबानी को दे रखा है? इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं आप लोगों की सरकार पर, एक बार फिर से अभी सृष्टि जी और मनोज यादव जी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो उज्ज्वला योजना है, क्या वो अंबानी जी के घर गया है? क्या आपको ये नहीं पता कि किसके घर गया है? किसान सम्मान निधि योजना है, वो अंबानी जी के घर गया है? क्या जो रोडों की रिपेयरिंग हो रही है वो अंबानी जी के घर गया है? क्या आप ये जान रहे हैं कि कहाँ पर जा रहा है? ये सब जनता में नहीं मिल रहा है ना, ये उत्तर प्रदेश को मिल रहा है ना। जो आपकी सरकार में गड्ढे किए गए हैं, वो गड्ढे हमारी आदरणीय योगी जी के माध्यम से भरे गए हैं। आपकी सरकार में मैडम, उज्ज्वला योजना पार्ट 1 पार्ट 2 की शुरुआत आपने कर दी, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, वो रिफिल करवाने के लिए क्या महिलाओं के पास 1000 रुपए हैं क्या? सोच लीजिए कि किन योजनाओं की शुरुआत कर रही है, उनका फायदा क्या हो रहा है, ये सोचा है सरकार ने क्या कभी? क्या कह रहे हैं? आवाज मिल रही है कंचन जी आपको? जी। कंचन जी, सवाल ये है कि उज्ज्वला पार्ट 1 की शुरुआत कर दी, पार्ट 2 की शुरुआत कर दी, एक बार आपने सिलेंडर दे दिया, उसके बाद उसको क्या दोबारा भरवाने का काम नहीं होता है? 1000 रुपए क्या उन गरीब महिलाओं के पास है जिनका महीने का 1000 रुपए का राशन आ जाता है? उनके पास क्या 1000 रुपए है कि वो गैस सिलेंडर भरवाएंगी? और ये 5 रुपए की सब्सिडी देते हैं रिफिल पे। हमारे मनोज जी जो बात कर रहे हैं, अगर मैं इनका उत्तर दूं कि उनके लिए जो कहा जा रहा है कि योगी जी हमारे उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। देश पर अगर कोई शुरुआत हुई है, कुछ ना कुछ करने की क्या मतलब है? कुछ ना कुछ करने का क्या मतलब है? जब आपने देश को, जब आपने प्रदेश को जिस स्थिति में लाकर के छोड़ा है, तो शुरुआत जीरो से करनी पड़ती है, और जब जीरो से शुरुआत होती है तो धीरे धीरे अंक बढ़ते हैं। सपने क्यों दिखाए जाते हैं? आपको नहीं पता था प्रदेश जीरो की स्थिति में है? सपने क्यों दिखाए गए? सपने नहीं है, सपने नहीं है। यहाँ पर सारे कार्य साकार हो रहे हैं। बारिश थी जो इन्होंने किया, देखा जाएगा तभी सरकार उसे स्वप्न को साकार कर पाएगी। क्या हमने क्या लखनऊ में जो मेट्रो चलवाएगी,
तो वो आपने उसके आगे बढ़ा दिया? नहीं बढ़ाया ना। आप किस तरीके से कह रहे हैं कि हमने आपको शून्यता पे दिया? क्या शून्य? आपको बताऊं, जो उत्तर प्रदेश की विकास दर, बीच में इंटरप्ट मत करिए, जो उत्तर प्रदेश की विकास दर है वो हमारे टाइम में 14, 15, 16 में आपको बताऊं क्या थी? हम देश की भी विकास दर से तेज काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। आज आपको आंकड़े पता है? जो देश की विकास दर है उसके आधे पे उत्तर प्रदेश बैठा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। आंकड़े तो सर कह रहे हैं, आप भी बहुत कुछ कह रहे थे, आप भी पिछली बार बहुत कुछ कह रहे थे वक्त काम बोलता है, यही आपका चुनावी नारा था, लेकिन काम ने तो नहीं बोला, जनता ने जो बोला वो आपके लिए ठीक नहीं रहा। सृष्टि जी कुछ कहना चाह रही है, सुन लेते हैं। फुसलाने का, जनता को बहकाने का काम नहीं किया हमने। लेकिन सर काम ने तो नहीं बोला ना, आज जब जनता ने बोला तो आपको साइडलाइन कर दिया। देखिए, ये चुनाव कोई भी राजनीतिक दल जीत सकता है, हार सकता है, ये अपनी जगह बात है, ये डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन क्या हमारे काम झूठे हैं क्या? आज आप कोई भी विज्ञापन देख लीजिए बीजेपी की सरकार के द्वारा जो प्रचलित हो रहा है, मैं दावे से ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूँ, ये पर्सनल वे पे जाके कह रहा हूँ, अगर उसमें समाजवादी पार्टी का काम ना दिखे, 90% उसमें समाजवादी पार्टी का काम है। जो विज्ञापन चल रहा है आपके भी चैनल पे चलता होगा, तमाम सारे टीवी चैनल पे चल रहा है, जो बीजेपी ने विरोध किया था उस वक्त, वो चाहे पुराने लखनऊ का डेवलपमेंट करना, वो भी उस पिक्चर में चलता है, चाहे मेट्रो का हो वो भी उसमें चलती है। ठीक है, चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। सृष्टि जी जल्दी से रखिए अपनी बात। लोक भवन में वो भी समाजवादी पार्टी ने बनवाया, क्या आपने किया? हमने सोने का नहीं दिया, अरे सोने पे हाथ ले आए उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को। आज 2.5 के करीब है आपका विकास दर, और हमारे समय में लगभग 5.5 के करीब थी। आप उत्तर प्रदेश को कहाँ लेके चले गए? जी जी जी, रखिए। ठीक है सर, ठीक है मनोज यादव जी, ठीक है। सृष्टि जी, नेहा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं योगी और मोदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कहाँ थे ये माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब उत्तर प्रदेश की जनता, जब पूर्वांचल की जनता दर्द से कराकर, बनारस की जनता पीड़ा में उन्हें आवाज दे रही थी कोरोना काल में, जब दवाइयों की कमी थी, जब हॉस्पिटल बेड की कमी थी। आज ये पूर्वांचल में चुनावी जुमले लेके आते हैं, जिला अस्पतालों के नाम बदल के उन्हें मेडिकल कॉलेज का बिना सर्टिफिकेट लिए हुए निर्माणाधीन अस्पतालों को वो लोकार्पण कर देते हैं, और आज ये जनता के बीच में उतर आते हैं चुनावी मुद्दा बनाते। कहाँ थे ये योगी और मोदी जब इस प्रदेश की जनता को उनकी जरूरत थी? आज उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश की जनता जवाब दिखाएगी कि किस तरीके से आप इग्नोर करते हैं अपनी जनता। क्या जनता माफ करेगी उस दौर के लिए? चुनावी मुद्दे लेके आप आ जाते हैं। कंचन जी, जैसा कि कह रहे हैं, कोरोना के टाइम पे जो कि विश्व की पूरी समस्या थी, आपको केवल क्या प्रदेश और देश की समस्या लग रही है? कोरोना के टाइम पे पूरा विश्व में पूरी समस्या थी, तो आखिरकार क्यों भारत की तस्वीरें न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी? अपना प्रदेश इतनी बुरी हालत आज भारत में किसी भी बीमारी की इतनी बुरी हालत नहीं हुई भारतीय जनता की कोरोना काल में आपके कार्यकाल में हुई थी। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने कितनी घटिया मैनेजमेंट करी थी। हमारा देश की जनता, लाखों जनता इस देश की उन्होंने जान गंवाई आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से, इसके लिए आपको जनता कभी माफ नहीं करेगी। अगर आप इस स्थिति में होते ना तो क्या होता देश का और प्रदेश का, ये ईश्वर ही बता सकता था कि होता क्या। इस प्रकार से आदरणीय योगी जी के प्रयास से, आदरणीय मोदी जी के प्रयास से कोरोना महामारी से हमारा प्रदेश बचा है, हमारा देश बचा है, ये पूरी जनता जानती है। और अगर ये बात आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके का वक्तव्य देते हुए नेशनल टेलीविजन पे बैठे, शर्म आनी चाहिए आपको जनता इस तरीके का झूठ बोलते हुए। लेकिन जनता जो बोल रही है ना, जो वैक्सीन के आंकड़ों से पता चल रहा है कि जनता क्या जानती है, जनता क्या बोल रही है। क्या व्यवस्था बनाई उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? क्या आपने बिस्तर अवेलेबल कराया? क्या आपने उन्हें दवाई अवेलेबल कराई? क्यों कोरोना की कमी से उत्तर प्रदेश की जनता मरी? और मौत के बाद भी आपने उन्हें तरीके से उस महामारी से बचने के लिए प्रदेश को बचाया है, लोगों को बचाया, जहाँ पर विदेश में क्या व्यवस्था की थी, क्या किया सरकार ने? कंचन जी, क्या सरकार ने किया? किस चीज का आप क्रेडिट ले रहे हैं? क्या सरकार ने किया? हर प्रकार से सुविधाएं थी, जिस भी चीज की जरूरत थी, वैक्सीन की सुविधाएं थी, जहाँ पर फ्री वैक्सीन लग रही है। और आज वैक्सीन की संख्या से आप एवरेज से ही जान सकते हैं कि देश को कितना भरोसा है आदरणीय योगी जी पर। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को फोन पर रखा कि पर बने
डराने का काम किया, लोगों से कह रहे थे ये तो मोदी की वैक्सीन है, और वहीं 100 करोड़ लोगों ने मोदी की वैक्सीन लगवा ली, और आप कह रहे हैं कि मोदी की वैक्सीन है। मनोज यादव जी, केवल कहना काम है, मोदी की वैक्सीन है ये कह के भ्रमित भी किया गया, और आप लोग सवाल करते हैं कोरोना पर। उत्तर प्रदेश और इस देश की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए कंचन द्विवेदी जी। ठीक है, और आपने तो जैसे आप अपने जरा राज्य में बताइए आपने क्या किया है, जरा प्रियंका जी से पूछ लीजिए। नहीं, एक बात बताइए कंचन जी, भाजपा के मंत्री बीमार होकर गए ठीक है, पहले मनोज यादव जी से रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज जी, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। आप लोगों ने भ्रमित किया क्या प्रदेश की जनता को कि मोदी की वैक्सीन है, योगी की वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे? देखिए, वैक्सीन तो सेकेंडरी है। सबसे पहले स्थितियां दोनों कोरोना काल में हुई उत्तर प्रदेश में, उस पर मैं अनुरोध करता हूं सरकार से, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, व्यक्तिगत तौर पे कहो तो मैं चरण वंदना भी कर लूं आप लोगों की। आप एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि दोनों कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी मौत है। भाई सत्य सामने आ जाएगा। आप कहते हैं 22,000 मौत हुई, अगर ये आंकड़ा है तो निश्चित तौर पे आप लोगों को बधाई देनी चाहिए, लेकिन जब श्वेत पत्र जारी करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि उस दौरान देश उत्तर प्रदेश में मौतें कितनी हुई है। क्या देश के किसी कोने या किसी स्टेट में क्या पॉपुलेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में है? सारे स्टेट हमारे, पूरा देश हमारा एक बड़ी जनसंख्या को वहन करता है। आप बताइए किसी के स्टेट में नदियों में लाशें तैरती हुई नजर आई? ठीक है, संख्या को छुपाने का आरोप लगाया जा रहा है कंचन जी, और सवाल इस बात को लेकर भी है। आप लोग कहते हैं कि अगर देश में दूसरी सरकार होती तो हालात और ज्यादा खराब होते। अब सवाल इस बात को लेकर है कंचन जी, क्या वाकई आपने ठेकेदारी ले रखी है क्या? आप कहते हैं देश में हमारी सरकार नहीं होती हिंदू नहीं बचता, आप कहते हैं कि अगर हम नहीं होते तो कोरोना काल में और ज्यादा दिक्कत होती। आपने क्या ठेकेदारी ले रखी है क्या? चलिए, इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।